तो कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा तो जल्दी से मुझे एक बार यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून। फिर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। बहुत मजेदार था फर्स्ट लेक्चर, जहां पर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किया था और मॉर्निंग डोज के अंदर मैंने आपको उसे रिवाइज भी करवा दिया है। क्या ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? मैं बिल्कुल अच्छी हूं। हेलो हेलो शिवेंद्र, अपराजिता, अनामिका, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, तो अगर हम लोग एक्साइटेड हैं इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तो जरा सबके चेहरे पे स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी उस स्टेथोस्कोप के नाम। आइए आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है, प्रेम से पढ़ना है, आनंद से पढ़ना है, और जैसा मैं हमेशा बोलती हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलरली पढ़ना है। आई होप आप लोगों ने मॉर्निंग डोज सुन लिया होगा और आप लोग मुझे एमसीडी लिस्ट डेली भेज रहे हैं, जो आपको कंसिस्टेंट होने में जबरदस्त तरीके से हेल्प करती है। आइए आज हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ और बातें करेंगे और फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर आएंगे। सो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है और वो है इम्यूनिटी बूस्टर। कल की क्लास का ये रहा इम्यूनिटी बूस्टर, जहां पर हमने एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स एंड टेस्टिस के बारे में बात की थी। एनसीईआरटी से पूरा जितना भी था वो सारा मिलाकर मैंने ये इम्यूनिटी बूस्टर आपके लिए बना दिया है। ठीक है? हैप्पी एवरीबॉडी। सो दिस वाज माय सरप्राइज फॉर यू। मैं कोशिश करूंगी थोड़े थोड़े इम्यूनिटी बूस्टर्स बना पाऊं टाइम निकाल के। चलो अब आ जाओ, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में ये बात की थी कि टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी ये सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब हम थोड़ा सा कहानी के और अंदर जाएंगे। सुनो हम क्या करने वाले हैं। देखिए हमने क्या करा था, अभी बनाना मत आप। ये टेस्टिस है, इधर एपिडिडाइमस है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये उसके पार्टीशन यानी सेप्टा है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। हर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल है। कल मैंने आपसे कहा था कि इस सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है। आज हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम इसका कट सेक्शन करके देखेंगे, हम इसे काट कर देखेंगे। यानी मैं क्या करने वाली हूं, आओ चलो मेरे साथ बनाओ। ये अगर टेस्टिस है, इधर एपिडिडाइमस है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये टेस्टिकुलर सेप्टा है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, यहां सपोज करो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो बेटा मैं इसे काट के देख रही हूं, इस सेक्शन को इसे कट करके देख रही हूं। यानी मैं टेस्टिस का कट सेक्शन लूंगी अब और अंदर जा रही हूं मैं टेस्टिस के स्टडी करने के लिए। कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस, कट सेक्शन ऑफ टेस्टिस। बेटा ये सारे ट्यूब्स हैं, टिब्यूलर स्ट्रक्चर है। मैं इसे ऐसे कट कर रही हूं और ऊपर से देखूंगी तो ये मुझे गोल दिखेंगे। ठीक है? यानी ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज इतना पार्ट है तो ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हो गया। 1, 2 या 3, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। ठीक है? अब तो ये है बेटा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी बात बता रही हूं मैं आपको। बेटा इस ट्यूब्यूल की एक लाइनिंग होगी, एपिथीलियम। जरा जूलॉजी के अंदर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एपिथेलियल टिश्यू पर जाओ तो वहां एपिथेलियम के अंदर हमने सिंपल और कंपाउंड एपिथेलियम पढ़ी थी। सिंपल में हमने क्यूबॉइडल, स्क्वैमस और कॉलमनार एपिथेलियम पढ़ी थी। अगर आपको याद हो, दीपिका पादुकोण यानी डीसीटी पीसीटी, और उसके पास डॉग यानी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, और जर्मन शेपर्ड यानी जर्मिनल एपिथेलियम,
था यानी थायराइड फॉलिकल, इन सब के अंदर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी। तो यहां भी बेटा सिंपल यानी सिंगल लेयर होगी और क्यूब जैसे सेल्स होंगे, क्यूब जैसे सेल्स। बेटा यही सेल्स हैं जिनसे अल्टीमेटली फाइनली स्पर्म्स बनेंगे, यानी मेल गैमीट बनेगा। फाइनली मेल गैमीट बनेगा। क्यूब जैसे सेल्स हैं, जर्मिनल एपिथेलियम है, सिंगल लेयर है, सिंपल क्यूब जैसे सेल्स हैं। इन्हें बोलते हैं स्पर्मैटोगोनिया। फिर इन्हीं से मैं सिखाऊंगी प्राइमरी स्पर्मैटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मैटोसाइट, स्पर्मैटिड और फाइनली स्पर्म्स बनेंगे, मेल गैमीट्स। लेकिन बीच बीच में मैंने जगह छोड़ी है क्योंकि कुछ लंबे लंबे टॉल सेल्स भी होते हैं, टॉल सेल्स लाइक दिस, यहीं पर लंबे टॉल सेल्स। इन्हें बोलते हैं बेटा सर्टोली सेल्स। ऐसा समझ लीजिए कि जब स्पर्म बनेंगे उन्हें खाना चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, नरिशमेंट चाहिए, तो ये स्पर्म की मम्मी है जो उसे खाना खिलाएगी। तो ये जो पूरी लेयर बनी ना बेटा टोटल, इसे जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। इसके अंदर स्पर्मैटोगोनिया भी है जो एक्चुअली स्पर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं डिवाइड करके, और इसके अंदर सर्टोली सेल भी है जो उन डेवलपिंग स्पर्म्स को नरिशमेंट देंगे। ठीक है, यानी हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम। और जर्मिनल एपिथेलियम के अंदर टू टाइप के सेल्स हैं, क्यूब लाइक एंड टॉल यानी कॉलमनार। इसके अंदर हैं टू टाइप्स ऑफ सेल्स, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। पहला सेल है जिसे कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल, बीज है ये, इसी से फाइनली स्पर्म बनेगा। इसी को हम स्पर्मैटोगोनिया भी कहते हैं, स्पर्मैटोगोनिया। हम पढ़ेंगे बेटा, जब हम स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और बात करेंगे। और दूसरा है सर्टोली सेल, ये मम्मी है, मम्मी, यानी इन्हें नर्स सेल भी बोलते हैं, खाना पीना यही देंगी जो डेवलपिंग स्पर्म्स हैं उन्हें, सर्टोली सेल। तो ये है सपोज प्राइमरी जर्म सेल और ये हो गया सर्टोली सेल। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ये हमने एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का डायग्राम बनाया है जिसके अंदर यहां पर टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जगह भी तो है, ये बीच बीच में जो है, नॉट इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वो जगह ये सारी है, ये बीच बीच में। बेटा इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अगर आपको थायराइड याद हो, जो यहां पर नेक में रहता है, ऐसे बटरफ्लाई शेप या एच शेप का ग्लैंड है, ये इस्थमस है, नॉन ग्लैंड्यूलर, ये ग्लैंड्यूलर लोब्स थे। यहां पे भी थायराइड के फॉलिकल्स थे, अगर आपको याद हो बेटा, उसमें भी सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम थी जो T3 T4 हार्मोन्स बनाती है। पर ये जो बीच बीच की स्पेस थी, ये यहां पर याद है पैराफॉलिक्यूलर सेल्स बनते थे, इसे हमने स्ट्रोमा कहा था। कितने बच्चों को याद आ रहा है? यहां पे सी सेल्स थे, पैराफॉलिक्यूलर सेल्स थे जो थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बनाते थे। ठीक इसी तरीके से एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की लाइनिंग है, उसके अंदर है जो जर्म सेल है, सर्टोली सेल है, यही स्पर्म्स बनेंगे। और एक इनके बाहर वाला जो सारा स्पेस है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। सो दिस इज द इंटरस्टिशियल स्पेस, interstitial space. This is not inside tubule, this is outside seminiferous tubule. जितना भी हिस्सा seminiferous tubule के बाहर बाहर है, outside seminiferous tubule. ठीक है, अब बेटा यहां पर कुछ सेल्स हैं बाहर, seminiferous tubule के बाहर हैं ये सेल्स, इन्हें बोलते हैं लीडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जो LH हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन,
वो इसी सेल के पास पहुंचेगा, इसे एक्टिवेट करेगा और फिर ये टेस्टोस्टेरॉन, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करेंगे। हमने यही तो कहा था कि टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है क्योंकि इसके अंदर गैमीट भी बनता है और सेक्स ऑर्गन्स भी बनते हैं मेल के। तो गैमीट तो यहां बनेगा अंदर और सेक्स हार्मोन्स यहां बनेंगे बाहर। तो इसके अंदर प्रेजेंट है लीडिक सेल्स। और बेटा लीडिक सेल्स को ही, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस, दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स ऑल्सो। इसीलिए याद है हमने एलएच को इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी कहा था, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल सेल को स्टिम्युलेट करेगा। पर बेटा यही नहीं, यहां पर ब्लड सप्लाई भी आती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये स्टूडेंट्स कई बार भूल जाते हैं, यानी यहां पर ब्लड वेसल्स भी हैं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत इजी है याद रखना, ये बहुत सिंपल है बेटा, ध्यान से सुनो। क्यों भाई, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, इमेजिन करो हार्ट में है लेफ्ट वेंट्रिकल, वहां से निकला अयोटा जिसमें है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी, उससे निकलेगी ब्रांचिंग फॉर एवरी ऑर्गन, आर्टरी फॉर एवरी ऑर्गन। किडनी में रीनल आर्टरी, लिवर के लिए हिपैटिक आर्टरी, स्टमक के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी, तो टेस्टिस के पास पहुंचेगी टेस्टिकुलर आर्टरी, और इस आर्टरी के फिर डिविजन्स होंगे, आर्टीरियोल्स बनेंगे। बेटा यही वो आर्टरी की ब्रांचेस हैं जो टेस्टिस में पहुंची हैं, और इनके अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज वगैरह है, ताकि वो इन सब सेल्स को, चाहे लीडिक सेल्स हो, चाहे प्राइमरी जो जर्मिनल एपिथेलियम है उसके सेल्स हो, उन सबको ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये सब दे सके। और वहां से सारा वेस्ट CO2 उठाकर वेन्स बनेंगी, टेस्टिकुलर वेन, और वो इंफीरियर वेना केवा में आकर गंदा खून डालेगी जो राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और फिर सर्कुलेशन में जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं सारी कहानी को? इसके अलावा इसमें मिलते हैं कुछ इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। बेटा इसका क्या मतलब है? इम्यूनोलॉजी मतलब जो हमारी इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी फाइटर सेल्स, सोल्जर सेल्स, मतलब बेसिकली WBC की बात कर रहे हैं, लिम्फोसाइट्स, WBC वो भी मिलते हैं यहां। तो मैं कुछ बना देती हूं, ये ऐसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया है कि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें या तो ब्लड वेसल याद नहीं रहता या इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट याद नहीं रहता। अगर उन्होंने ओनली लीडिक एंड ब्लड वेसल लिख दिया या ओनली लीडिक लिख दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, तीनों मिलते हैं। यहां तक हो गया। अब बेटा ये जितने भी सेल्स हैं ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं, हम बेसिकली डिप्लॉइड हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, यानी हमारे हर सेल के अंदर हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है, हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं। तो बेटा ये सारे सेल्स ही, सारे सेल्स, चाहे स्पर्मेटोगोनिया हो, चाहे सर्टोली सेल हो, चाहे लीडिक सेल हो, चाहे इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स हो, बेटा सारे सेल्स डिप्लॉइड है, 2n है, क्योंकि हम सब की बॉडी जाइगोट से स्टार्ट हुई है ना, और जाइगोट में माइटोसिस से ही सारे सेल्स बने हैं, तो हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है। अब आइए हम थोड़ी सी बात लीडिक सेल्स की करते हैं, लीडिक सेल्स की। अब आप लीडिक सेल बोलो या इंटरस्टिशियल सेल्स बोलो, एक ही बात है बेटा। सबसे पहले ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या इसी को हमने इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा था, मेल्स के अंदर ओनली। इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। मैं एक बार पूरा नाम लिख देती हूं, वैसे तो मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा चुकी हूं, तो LH या ICSH कहते हैं। ये हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा बेटा। स्टूडेंट्स हार्मोन हमने क्या पढ़ा था? एक ऐसा केमिकल है ये, नॉन न्यूट्रिएंट, जो प्रोड्यूस होगा एक जगह पे, ब्लड में डाला जाएगा विदाउट एनी डक्ट, और दूर डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन पे जाएगा। तो बेटा हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है एंटीरियर पिट्यूटरी, उस एंटीरियर पिट्यूटरी से LH रिलीज हुआ, ब्लड में डाला,
और कहां ट्रैवल करते 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 बेटा स्क्रोटम के अंदर, टेस्टिस में, और टेस्टिस के अंदर लीडिक सेल्स के पास ये पहुंच रहा है, ये पहुंचा, और यहां जाकर इसने इसे एक्टिव किया, तभी ये लीडिक सेल काम करेगा। अगर LH नहीं रिलीज होगा तो लीडिक सेल भी काम नहीं करेगा। इसको हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहते हैं, इसीलिए इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम भी दिया था। अब ये बेटा मेल सेक्स हार्मोन्स बनवाएगा, सो इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट मेल सेक्स हार्मोन्स। बेटा आप लोग MBBS में पढ़ोगे कि एक्चुअली मेल सेक्स हार्मोन्स कम से कम 50 तरीके के होते हैं, पूरा एक ग्रुप होता है, ग्रुप। थोड़ा थोड़ा केमिकल नेचर डिफरेंट होता है। इन्हें टोटल मिलाकर हम एंड्रोजन्स बोलते हैं। एंड्रो वर्ड जो है मेल के लिए यूज होता है, एंड्रोजन्स। जैसे फीमेल के लिए गाइनी वर्ड यूज होता है, जैसे आई एम अ गायनोकोलॉजिस्ट, जो मेल के डॉक्टर्स हैं वो एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। पूरा ग्रुप होता है बेटा, ये पूरा ग्रुप, ये सब सारा का सारा लीडिक सेल्स ही प्रोड्यूस करते हैं। इनमें से सबसे कॉमन टेस्टोस्टेरॉन होता है, मोस्ट कॉमन इज टेस्टोस्टेरॉन। आपके लेवल पे चाहे टेस्टोस्टेरॉन करके क्वेश्चन आए, चाहे एंड्रोजन करके क्वेश्चन आए, चाहे मेल सेक्स हार्मोन करके क्वेश्चन आए, आपके जवाब सारे सेम होंगे। ठीक है, किसी को केमिकल नेचर याद है बेटा इसका? हमने पढ़ा था कि कुछ हार्मोन्स अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, मेलाटोनिन। ज्यादातर हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स आयोडीन के डेरिवेटिव्स थे, जैसे T3 T4, और कुछ थे स्टेरॉइड, सो दे आर स्टेरॉइडल। याद है बेटा, मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन्स और एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये सब स्टेरॉइड्स हैं। यानी इनका जो रिसेप्टर होगा, जब हार्मोन आएगा तो इसके रिसेप्टर्स सेल के अंदर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, DNA से जुड़ के काम करेगा। याद आ रहा है बेटा? सेकंड मैसेंजर का रोल यहां नहीं आएगा। कितनों को याद आ रहा है? याद आ रहा है तो खुश हो जाओ। चलिए अब हम थोड़ी सी बात और करते हैं। बेटा जो प्राइमरी जर्म सेल है, प्राइमरी जर्म सेल, जिसे हमने स्पर्मेटोगोनिया कहा, बेसिकली क्यूबॉइडल सेल्स हैं और सिंगल लेयर्ड है, सो दे आर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एनसीईआरटी की एक ऐसी लाइन बता रही हूं जो आपको चक्कर में डाल देगी, क्वेश्चन गलत करा देगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। बेटा एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया में पहले माइटोसिस ही होता है, उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, मैं सिखाऊंगी। फिर उसमें मियोसिस होता है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड बनते हैं। फिर थोड़ा रूप बदलता है तो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म बनता है। तो डायरेक्टली देखा जाए, बेटा ध्यान से सुनना, डायरेक्टली देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। बट ओवरऑल बात की जाए तो माइटोसिस भी होगा पहले इसमें, फिर मियोसिस होगा, तब जाकर स्पर्म बनेगा। अब एनसीईआरटी ने क्या चक्कर में डाला है हमें? एनसीईआरटी लिखती है अंडरगो meiotic division, undergo meiotic division and ultimately forms sperms, यानी मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स। हम मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना प्यारे प्यारे नादान परिंदों। अगर ये नहीं पता आपको कि एनसीईआरटी में ऐसे दिया है, आपको कॉन्सेप्ट आता है, आप दिमाग लगाओगे हॉल में बैठ के कि स्पर्मेटोगोनिया में तो माइटोसिस होता है, हाँ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उसमें मियोसिस होता है, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड और स्पर्म बनते हैं। तो ये तो हम समझ गए कि अल्टीमेटली तो स्पर्म बनेंगे, पर इसमें तो माइटोसिस होता है,
यहां तो मियोसिस लिखा है, तो ये अगर 2 स्टेटमेंट में आ गया या मल्टी स्टेटमेंट में आ गया तो आप तो इसको फॉल्स लिखकर आ जाओगे। पर ये एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एक्चुअली उनका मतलब क्या है, उनका मतलब ये है कि माइटोसिस तो होता ही है और उसके बाद मियोसिस होता है, तो उन्होंने एक जनरल वे में लिख दिया है मियोटिक डिवीजन कि अल्टीमेटली मियोसिस तो होगा और फिर जाके स्पर्म्स बनेगा। अब आइए हम लिखते हैं सर्टोली सेल या नर्स सेल। आ गया समझ में बेटा? मैं आपको वो बातें भी बताऊंगी जहां एनसीईआरटी में हल्का सा डिफरेंट लिखा है और जो हमें कंफ्यूज कर सकता है। ये दोनों सेल्स हैं इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, लीडिंग सेल्स हैं बेटा आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ध्यान रखना, बहुत सारी बार बच्चे गलती कर देते हैं। कभी भी अगर सर्टोली सेल या लीडिंग सेल पे क्वेश्चन आए, 2 सेकंड रुकना, ध्यान करना कि सर्टोली सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है बेटा, स्पर्म की मम्मी है, और लीडिंग सेल स्पर्म के बाहर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है। चलिए चल, अब ये है कॉलमनार। नाउ दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग स्पर्म्स। जितने भी स्पर्म्स डेवलप करेंगे बेटा, जो भी स्पर्म्स बन रहे हैं, जो भी स्टेजेस हैं, उनको खाना पीना यही देंगे। और ये बात हमारी एनसीईआरटी में दी हुई है, ये वाला पॉइंट हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो जो एनसीईआरटी में दिया है बेटा मैं आपको बताऊंगी। अब मैं जो भी पढ़ाऊंगी ना आपको, जो भी, ये फर्स्ट फंक्शन है। अब ये सारा आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बट क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। स्पर्म्स जब बनते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो स्पर्म के अंदर एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। मान लो जब स्पर्म बना तो उसके अंदर हेड गायब, टेल गायब, किसी में हेड गायब, किसी में टेल गायब, किसी में नेक गायब। तो बेटा ऐसे आड़े टेढ़े उल्टे सीधे एबनॉर्मल स्पर्म्स जब बनते हैं तो वो किसी काम के नहीं है। हम फालतू में क्यों उन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक भेजें? तो ये जो मम्मी होती है ना बेटा, ये उन सेल्स को खत्म कर देती है। मतलब इस सेल में जो लाइजोसोम्स है, एनिमल सेल है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो उन स्पर्म्स को डाइजेस्ट कर देंगे। उन स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है लिपिड की बनी है, फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, उन सबको डाइजेस्ट कर देंगे, उसे खत्म कर देगी, उसे मार देगी, एबनॉर्मल बच्चों को मार देंगे। सो दे फैगोसिटाइज, खा जाते हैं, फैगोसिटाइज एबनॉर्मल स्पर्म्स एंड ऑल्सो डेड स्पर्म्स। बेटा मान लो कोई स्पर्म है, वो चलता ही नहीं है बेटा, वो चल ही नहीं सकता, उसकी टेल ही नहीं है, वो मरा हुआ स्पर्म है, तो भी किसी काम का नहीं है। स्पर्म की टेल बढ़िया मूवमेंट होना चाहिए, तभी तो वो दूर जाएगा। दूर जाना है सजन रे, दूर जाना है, वहां हाथी न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के पास जाना है। तो उन सबको मार देगी, कोई मतलब के नहीं है। अब बेटा क्या होता है, ये भी एनसीईआरटी में हालांकि नहीं दिया है, थर्ड पॉइंट। जब स्पर्म बनता है, मैं सिखाऊंगी, आगे सिखाऊंगी, तो स्पर्मेटिड बनता है पहले। स्पर्मेटोगोनिया, उससे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड। बेटा स्पर्मेटिड नॉर्मल सेल है, ऐसा गोलू मोलू जैसे अपन सेल बनाते हैं, एनिमल सेल। पर बेटा स्पर्म को दूर जाना है, हम चाहते हैं लाखों स्पर्म्स जाएं, मिलियंस में स्पर्म्स जाएं। और जब बहुत दूर जाना होता है ना, तो ज्यादा सामान कैरी नहीं कर सकते अपन। आपने देखा होगा जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या अपन अब्रॉड घूमने जाते हैं, तो अपन ऐसा थोड़ी ना ये भी रख लो, वो भी रख लो, वो भी रख लो, नहीं, अपने को बहुत सॉर्टेड होना पड़ता है। छोटा सा बैग पैक होगा, 2 सूटकेस होंगी केवल। तो जितना भी बिना काम का एक्सेस साइटोप्लाज्म है या वो ऑर्गेनेल्स जो आगे काम नहीं आने वाले हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाता है और स्पर्म्स को फिर प्यारा सा ऐसे दुबला पतला सा बनाकर भेजा जाता है। इस प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं।
तो ये मम्मी ही ये काम करती है बेटा, ये मम्मी ही मोटे ताजे स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म में कन्वर्ट करती है। जितना भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म है या जितना भी एक्स्ट्रा बिना काम के सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सबको खा जाते हैं। सो फैगोसिटाइज एक्सेस साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा, पर ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। एनसीईआरटी में तो ये वाला पॉइंट लिखा है और कॉलमनार है ये है। चलिए अब ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा, एक मिनट रुको। वाइल जब ट्रांसफॉर्म करेंगे, रूप बदलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। एक ही बात है बेटा, स्पर्म का ही नाम स्पर्मेटोजोआ है, जोआ क्योंकि उस पे टेल बन जाती है। अब एक और क्वेश्चन है, पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ एनसीईआरटी बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आउट ऑफ एनसीईआरटी बट पीवाईक्यू। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच हार्मोन मैंने पढ़ाया था, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वही टेस्टिस का डेवलपमेंट करवाता है। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं आगे लिखवाऊंगी भी। एलएच हार्मोन लीडिक सेल से मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करवाता है, एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, और वो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड तक बनवाते हैं। लेकिन जब स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना है, फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन होना है, तो वो जो एफएसएच हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी से जो ब्लड में डाला गया है वो टेस्टिस तक आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर घुसता है, इस मम्मी के पास जाता है और इस मम्मी से फिर कुछ केमिकल्स निकलवाता है जिससे ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है इस तरीके से। तो एलएच लीडिक सेल पे एक्ट करके एंड्रोजन्स प्रोड्यूस करवाकर स्पर्मेटिड तक तो स्पर्मेटोजेनेसिस करवा देता है, बट जो फाइनल स्पर्मियोजेनेसिस है वो सर्टोली सेल से कुछ फैक्टर्स निकलेंगे मम्मी से और उस पर कंट्रोल एफएसएच का होगा। अब मान लो ओवर स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन रहे हैं बेटा, अभी बॉडी नहीं चाहती और स्पर्म्स बनाना, तो ये मम्मी जो है ये खबर भेजती है एफएसएच को, ये कहती है एफएसएच भैया अभी आप और मत प्रोड्यूस हो, क्योंकि आप प्रोड्यूस होगे तो मुझे वो फाइनल स्टेप करना पड़ेगा, तो अभी आप रुक जाओ, अभी ऑलरेडी बहुत स्पर्म्स बन चुके हैं। उस हार्मोन को बोलते हैं इनहिबिन, क्योंकि वो इनहिबिट करेगा एफएसएच को, ओनली एफएसएच, एलएच को नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट सिक्रीट्स इनहिबिन। मम्मी ही सारा काम कर रही है बेटा, मम्मी ही बच्चे को तैयार कर रही है, मम्मी ही बच्चे को खाना पीना दे रही है, मम्मी ही अगर ज्यादा बच्चे बन गए हैं तो एफएसएच को रोक रही है। इनहिबिन हार्मोन, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, इनहिबिन हार्मोन यही प्रोड्यूस करते हैं सर्टोली सेल्स, और ये सिर्फ एफएसएच को इनहिबिट करता है, एलएच को नहीं। दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर बोथ लिख देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। और एक भी स्टूडेंट मेरे से गलती से भी एफएसएच का फुल फॉर्म ना पूछ लेना, ना मुन्ना ना। हाँ आदर्श, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब है यस, कर सकते हो बेटा। ये पीवाईक्यू है, इनहिबिन हार्मोन मेल्स के अंदर सर्टोली सेल मम्मियां प्रोड्यूस करती हैं, फीमेल्स में भी निकलेगा, कहां से मैं बताऊंगी। अब इसका एक फंक्शन और है जो मैं नेक्स्ट पेज पे बता रही हूं, फिफ्थ फंक्शन। सर्टोली सेल चल रहा है, आप लोग तो नीचे ही लिख लेना बेटा। एक बात समझो, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये बीच बीच में मम्मियां हैं, ठीक है, ऐसा ये लीडिक सेल्स होंगे यहां पे बीच में, ये लीडिक सेल्स है। अब होता क्या है बेटा, ये जो लीडिक सेल्स है ना, ये टेस्टोस्टेरॉन, मेल सेक्स हार्मोन, एंड्रोजन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड्रोजन्स, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, पर एंड्रोजन तो स्पर्म फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रहा है और स्पर्म तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बन रहे हैं,
तो होता क्या है बेटा, ये एंड्रोजन को अंदर घुसाते हैं। अंदर एंड्रोजन का काम तो अंदर है ना भाई, क्योंकि अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, तभी तो वो स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड, वहां तक के डिविजन्स करवाएगा। तो होता क्या है बेटा, इस एंड्रोजन को सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर हमें बांध के रखना है, बांध के रखना है, नहीं तो ये बाहर भागने की कोशिश करेगा। तो मम्मी ये काम भी करती है, मम्मी एक प्रोटीन बनाती है जिसे कहते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन को अंदर खींच के सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर रखेंगी ताकि स्पर्म फॉर्मेशन करवाया जा सके। सो सिक्रीट्स एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सारे काम मम्मी कर रही है बेटा। स्पर्मेटोगोनिया तो खाली मेन काम कर रहे हैं स्पर्म बनाने का, लेकिन उस स्पर्म को खाना देना, उस स्पर्म में अगर डेड है, एबनॉर्मल है, तो उसे मार देना, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का ट्रांसफॉर्मेशन करना, अगर एक्स्ट्रा बच्चे बन रहे हैं तो एफएसएच को रोकना, उसके लिए इनहिबिन हार्मोन बनाना, एंड्रोजन को अंदर बांध के रखना, कॉन्सेंट्रेट करके रखना, उसके लिए प्रोटीन बनाना, वो सारा काम मम्मी जी कर रही हैं। कॉन्सेंट्रेट्स एंड्रोजन्स इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सारा काम। मजे आ रहे हैं समझ के पढ़ने में? क्लियर हो गया यहां तक सबको? चलो आओ, एक बार आपको पूरा हार्मोनल रेगुलेशन समझाती हूं। आओ एक न्यू पेज ले लो बेटा, एक न्यू पेज ले लो, न्यू पेज। हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। क्या आपको याद है, जरा यस लिखकर भेजना, कि एफएसएच और एलएच को हमने गोनाडोट्रोपिन्स कहा था? कितने बच्चों को याद है? मैंने अभी प्रूव करा कि एफएसएच टेस्टिस में जाएगा, सर्टोली सेल के पास जाएगा, वहां से केमिकल्स रिलीज करवाएगा। मैंने अभी बताया, प्रूव करा कि एलएच टेस्टिस के अंदर जाएगा, लीडिक सेल्स के पास जाएगा, वहां से एंड्रोजन्स बनवाएगा। यानी एफएसएच एलएच टेस्टिस के अंदर जाएंगे, और टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, गोनाड है, तो इसे गोनाडोट्रोपिन्स कहेंगे। और एफएसएच एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, बट कब होंगे? जब हाइपोथैलेमस से कमांड आएगा। याद है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड? कितने बच्चों को याद है? वहां से निकलेगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। याद आ रहा है? गोनाडोट्रोपिन को रिलीज करवाने वाला हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसे हमने इस तरह से लिखा था GnRH। GnRH ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, हाइपोथैलेमस से। GnRH, और ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। याद आ रहा है बेटा? ये काम करेगा, ये पहुंचेगा, याद है पोर्टल वेन के थ्रू पहुंचा था, हाइपोफिजियल पोर्टल वेन, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास पहुंचेगा बेटा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से ये दो हार्मोन्स रिलीज करवाएगा, पॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मैं दोबारा से फुल फॉर्म नहीं लिखूंगी बार बार, और एलएच, या जिसे हमने इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा था, ये दोनों को रिलीज करवाएगा। एलएच जो है ये सीधे टेस्टिस के पास जाएगा, और वहां जो लीडिग या इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर हैं, ये उन्हें स्टिमुलेट करेगा, और उन्हें स्टिमुलेट करके वहां से मेल सेक्स हार्मोन यानी एंड्रोजन्स या कहो टेस्टोस्टेरॉन, उसे रिलीज करवा देगा, उसे रिलीज करवाएगा। और ये टेस्टोस्टेरॉन जो है ये फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचेगा, और वहां ये स्पर्म फॉर्मेशन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा।
वही स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद स्पर्मेटिड तक ये बनवाता है, स्पर्मेटिड तक ये सारा काम करेगा। दूसरी तरफ एफएसएच हार्मोन सर्टोली सेल के पास, ये भी टेस्टिस के अंदर जाएगा, लेकिन ये सीधा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर घुस जाएगा, और ये सर्टोली सेल सीधे मम्मी से बात करेगा। ये बाहर बाहर काम कर रहा था एलएच, ये अंदर घुस गया, और अंदर घुस गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। अगर बहुत ज्यादा स्पर्म्स बन रहे हैं तो ये सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन बनाने लग जाएंगे, इनहिबिन हार्मोन, और एफएसएच को बोलेंगे कि भैया अब आप और मत आओ, अभी ऑलरेडी हमारे बहुत सारे बच्चे बन गए हैं। इट विल इनहिबिट एफएसएच, इट विल इनहिबिट एफएसएच। तो हम इसे ऐसा दिखा सकते हैं कि ये इनहिबिन हार्मोन एफएसएच को माइनस रोकेगा, इनहिबिट करेगा। एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा ये हार्मोन, ब्लड में डाला जाएगा, टेस्टिस से बेचारा घूमता घूमता एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा और एफएसएच को बनने से रोकेगा। ये है पीवाईक्यू और नेगेटिव फीडबैक है। ये पढ़ा चुकी हूं बेटा, मैं आपको समझा चुकी हूं नेगेटिव फीडबैक का मतलब। सर्टोली सेल जो हैं दे आर इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दूसरी तरफ बेटा ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बनाएगा, ताकि ये जो एंड्रोजन बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड रह सके, ताकि ये स्पर्म फॉर्मेशन। एक बार लिख देती हूं नाम, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, अभी लिखा था मैंने ऑलरेडी। और तीसरी तरफ बेटा जो मैंने आपको बताया कि एफएसएच सर्टोली सेल पे काम कुछ ऐसे फैक्टर निकल पाएगा में दिया है बेटा, जिससे फाइनल स्पर्मेटिड को ट्रांसफॉर्म करके स्पर्मजोआ या स्पर्म बनाया जाएगा। फाइनल स्टेप, एक्चुअली इन्हें कहते हैं स्पर्म को मैच्योर करने वाले फैक्टर्स, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर्स। एनसीईआरटी में केवल सर्टेन फैक्टर करके लिखा हुआ है, सर्टेन फैक्टर, और ये करेंगे फाइनल स्टेप स्पर्मियोजेनेसिस। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो फाइनली स्पर्मेटिड है वो कन्वर्ट होगा, रूपांतरित होगा, ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ में। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनना। स्पर्म बनने के लिए एंड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए, स्पर्मेटिड तक तो वही लेकर जाएंगे, लेकिन साथ में ये सर्टेन फैक्टर्स भी चाहिए, तब जाकर फाइनल स्टेप होगा। ये सर्टोली सेल प्रोड्यूस करता है, ये लीडिक सेल प्रोड्यूस करता है, ये एफएसएच के अंदर प्रोडक्शन होता है, ये एलएच के कंट्रोल में प्रोडक्शन होता है। तो एफएसएच एलएच बोथ आर रिक्वायर्ड, तब जाकर फाइनली स्पर्म्स बनेंगे। इज इट वेरी क्लियर? Actually, spermiogenesis is the final step of sperm formation, we can say. और ये जो FSH और LH है, मैं यहां पे लिख देती हूं, आप नीचे लिख लेना जहां भी जगह हो। FSH, LH, इन्हें हम कहते हैं गोनाडोट्रोपिन्स, गोनाडोट्रोपिन्स, बिकॉज दे एक्ट ऑन, इनका जो टारगेट ऑर्गन है बेटा वो गोनाड्स हैं। मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर ओवरी। अभी मैंने आपको सिर्फ मेल्स का पढ़ाया है, अभी सिर्फ मेल्स का पढ़ाया है। तो ये है गोनाडोट्रोपिन्स, और इसे रिलीज करवाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सब कुछ बेटा टेस्टिस के अंदर हो रहा है। दिस ऑल इज हैपनिंग इनसाइड टेस्टिस, दिस ऑल इज हैपनिंग इनसाइड टेस्टिस। मैं बना नहीं रही हूं, थोड़ी खिचड़ी पक जाएगी, वरना यहां ऐसा बॉक्स बना सकते हो। ये सब कुछ टेस्टिस के अंदर हो रहा है। राइट? चलो, हो गया, बन गया बेटा। एक काम और करना, कल जो मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था ना, ऐसा वाला,
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर मैंने ऐसे उसको डिवाइड किया था प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। फिर ये करते करते यहां मैंने एंड्रोजन्स लिखवाए थे आपको कि मेल सेक्स हॉर्मोन्स बनते हैं एंड्रोजन, और यहां मैंने फिर सेकेंडरी लिखवाया था एक्सटर्नल जेनिटिलिया, एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी ग्लैंड्स। ये वाला चार्ट था ना पहला, इसे एक बार निकाल लो। देखो बेटा, जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस, उसका डेवलपमेंट एफएसएच करता है। जी हाँ, एफएसएच उसका डेवलपमेंट करता है। यानी जब एक बच्चा, एक बॉय बड़ा हो रहा है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट एफएसएच करवाता है। स्पर्मियोजेनेसिस भी करवाएगा बाद में जब स्पर्म प्रोडक्शन होगा प्यूबर्टी के बाद, पर ओवरऑल टेस्टिस का डेवलपमेंट एफएसएच करवाता है। और टेस्टिस के अंदर जो एंड्रोजन्स बन रहे हैं वो बाकी सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं बेटा। और ये मैं कुछ बड़ी नई बात नहीं बता रही हूं, ये मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम में भी लिखवा चुकी हूं कि जितने भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसे एफएसएच डेवलप करवाता है, और फिर उन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से जो सेक्स हार्मोन्स निकलेंगे, जैसे यहां एंड्रोजन, फीमेल में ईस्ट्रोजन, वो फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करवाएंगे, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स डेवलप करवाएंगे, सेक्स डिजायर के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे हमने लिबिडो कहा था बेटा। लिबिडो अगर याद हो आपको, लिबिडो, ये मैं लिखवा चुकी हूं केमिकल कोऑर्डिनेशन में। मेल्स में एंड्रोजन्स और फीमेल में ईस्ट्रोजन, ये सारे काम करते हैं। कितने बच्चों को याद आ रहा है? मी लिखकर भेजो बेटा। आ रहा है याद? चलिए, अब आइए अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। एनसीईआरटी ओपन करो एक बार बेटा, एनसीईआरटी ओपन करो। एक मिनट रुको। एक बार एनसीईआरटी ओपन करिए, एक सेकेंड ना, मैं कल वाले आपके नोट्स इसमें होंगे, एक मिनट रुको, मैं कल वाले नोट्स एक बार लगा रही हूं, आपको दिखा देती हूं, मैं वो फ्लो चार्ट दिखा देती हूं, एक बार दिखा देती हूं। ये वाले फ्लो चार्ट की बात मैं कर रही थी, ये वाला, ये देखो बेटा, ये वाला, ये वाला। तो एफएसएच तो इसे डेवलप करवाएगा, और यहां से जो एंड्रोजन्स रिलीज होंगे, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, वो इन सब का डेवलपमेंट करवाएंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे। और साथ में सेक्स डिजायर के लिए, यानी लिबिडो के लिए भी यही जिम्मेदार होंगे, लिबिडो के लिए। ठीक है, चलो एक बार एनसीईआरटी ओपन करो, और एनसीईआरटी में इस पर आओ। मैंने कल कहा था कि ये मैं आज नहीं कल पढ़ाऊंगी। इस पैराग्राफ पर आ जाओ बेटा, इस डायग्राम पर, इस पैराग्राफ पर आओ एक बार। हाँ, उसके ऊपर लिख लिया ना, बढ़िया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को समझ आना चाहिए। देखो, हमने बात की थी कि हर लोब्यूल के अंदर 1 2 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड 2 टाइप के सेल्स हैं, एक है मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरा है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल में मियोसिस होगा, फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन। यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मेल जर्म सेल में तो पहले माइटोसिस होता है, वो तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तब मियोसिस होता है, तो ये जनरल वे में लिखा गया है। सर्टोली सेल नरिशमेंट देंगे इन सारे जर्म सेल्स को और स्पर्म्स को। जो रीजन आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं, वहां पे छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, इंटरस्टिशियल या लीडिक सेल्स हैं, और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं। जो लीडिक सेल्स हैं वो टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिन्हें एंड्रोजन्स बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये पेज मैं आपका यहां लगा देती हूं।
2 मिनट दो मुझे, मैं राइट जगह पे लगा दूं ताकि आपको नोट्स में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। यस, अब इस डायग्राम पर आओ बेटा। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। ये बेटा एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये जो पिंक वाले एरियाज हैं, दे आर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और ये जो खून की नदी बह रही है बेटा, ये खून की नदी नहीं है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जहां पर इंटरस्टिशियल सेल्स हैं। ये बिटवीन टू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या आउटसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सो दिस इज द इंटरस्टिशियल सेल्स, यही है लीडिक सेल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इनसाइड देखो अंदर बेटा, ये ऐसे जो बने हैं, ये है स्पर्मेटोजोआ, फाइनल स्पर्म, फाइनल, और ये है स्पर्मेटोगोनिया। तो पहले बेटा स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, तो सबसे अंदर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया है, और फिर उससे प्राइमरी, सेकेंडरी, स्पर्मेटिड और फाइनली स्पर्मेटोजोआ बनेगा। और ये अलग से मम्मी भी बनाई है, इसको लेबल किया है सर्टोली सेल। तो बेटा ध्यान रखना, स्पर्मेटोगोनिया और स्पर्मेटोजोआ ये इंटरलिंक्ड है, एक से बनेंगे, तो ये आगे पीछे ऊपर नीचे दे रखे, और मम्मी का नाम अलग से दिया है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि एज इट इज लेबलिंग आती है, अगर आपने लेबलिंग पर फोकस नहीं करा हुआ है तो आप गलत कर सकते हैं। वो जरूर एक ऑप्शन में इसे स्पर्मेटोगोनिया लिख देंगे और इसे सर्टोली सेल लिख देंगे, तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक एक शब्द आपको फोकस करके पढ़ा रही हूं मैं। एक काम और कर दो बेटा, यहां पर स्मॉल ब्लड वेसल लिख लो, स्मॉल, इसे लार्ज कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। यहां लिख दो स्मॉल ब्लड वेसल, स्मॉल, एनसीईआरटी में दी है क्योंकि ये वर्ड स्मॉल। स्मॉल कर दो बेटा, ब्लड वेसल स्मॉल कर दो। और यहां पर भी टू डेवलपिंग स्पर्म्स या टू जर्म्स, जर्म सेल। एक्चुअली बेटा सबको ही खाना देती है, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, इसीलिए हम कह रहे हैं डेवलपिंग स्पर्म, सारे स्टेजेस को। पर हमारी एनसीईआरटी में लिखा है ये वर्ड, टू जर्म सेल्स। जर्म सेल मतलब वही सारी स्टेजेस को ही खाना देती है। आओ चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूं। करिए ट्राई। उसी में लिख लिया ना, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है फैजान, वेरी गुड। मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स के लिए क्या जरूरी है? एंड्रोजन, जिसमें से मोस्ट कॉमन होता है टेस्टोस्टेरॉन। फीमेल्स में होगा ईस्ट्रोजन। हाँ, पोल में कुछ प्रॉब्लम हो गया क्या? चलो, पोल आ रहा है ना सबके? Testes are situated outside abdominal cavity inside a pouch called scrotum. और ऐसा क्यों होता है बेटा? ताकि टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। असर्शन रीजन का भी क्वेश्चन है ये, 60% ने सही किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पर्म्स कहां बनेंगे? टेस्टिस में। टेस्टिस में कहां बनेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनेंगे। सो दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, द बेस्ट चॉइस। एंड्रोजन कौन बनाएगा? मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टिस के अंदर, पर इंटरस्टिशियल सेल्स बनाएंगे। 90% ने ऑलमोस्ट करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया बेटा। इस क्वेश्चन को ध्यान से करिए। कभी भी सर्टोली सेल और लीडिक सेल में क्वेश्चन आ जाए ना, 2 सेकंड रुक जाओ। लीडिक सेल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर है, सर्टोली सेल अंदर है, क्योंकि वो नर्स है, मम्मी है, तो वही होगी जहां बच्चे पैदा हो रहे हैं। सर्टोली सेल बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, नहीं नहीं, इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओवरी में है ही नहीं, फैलोपियन ट्यूब में है ही नहीं। इट इज प्रेजेंट इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। 70%, देखो 22% ने गड़बड़ कर दी। ये लीडिंग सेल्स है बेटा, जो बाहर या बीच बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, हाँ, और ये है नर्स सेल्स, खाना देंगे जर्म सेल्स को, या हम कहें सारे डेवलपिंग स्पर्म और उसकी जितनी भी स्टेजेस है सबको नरिशमेंट यही देंगे।
यहीं से FSH कुछ फैक्टर्स निकलवाएगा जिससे फाइनल स्पर्मियोजेनेसिस होगा। 94% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। वासा डिफरेंस का क्या फंक्शन है बेटा? स्टोर करा था एपिडिडाइमस ने और उसी ने मैच्योर किया था, इसने केवल कंडक्शन किया है। वासा डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, इसमें केवल कंडक्शन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है स्पर्म्स का ताकि वो बाहर जाए बेटा। 70% ने एकदम परफेक्ट आंसरिंग की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से करना बेटा, आया हुआ क्वेश्चन है। मजे आ रहे हैं क्वेश्चंस करने में? एपिडिडाइमस स्टोर करता है, मैच्योर करता है। अगर वासा डिफरेंस को कट कर दिया जाए दोनों तरफ की तो क्या होगा बेटा? अगर आपने किसी मतलब टेस्टिस को ब्लॉक कर दिया या एपिडिडाइमस को ब्लॉक कर दिया या वासा डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया या इजैकुलेटरी डक्ट को ब्लॉक कर दिया तो सीमन तो निकलेगा क्योंकि उसमें वो सारे सेमिनल वेसाइकल मतलब प्रोस्टेट और काउपर्स के तो सिक्रीशंस आएंगे, पर स्पर्म नहीं आएगा। सो सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स। एजूस्पर्मिया कहते हैं इसे बेटा। अगर हमारे पास कोई इनफर्टाइल कपल आया है ना, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ विच वी डू एवरी डे। जैसे कोई इनफर्टाइल कपल आता है ना, हम वाइफ की मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक फॉलिकल स्टडी की, अच्छे से फॉलिकल्स बन रहे हैं, हार्मोनल टेस्ट वो करवाते हैं और हम हस्बैंड का सीमन एनालिसिस करवाते हैं। अगर एजूस्पर्मिया मतलब नील, जीरो स्पर्म आते हैं सीमन के अंदर, तो हम ये चेक करते हैं कि स्पर्म बनते ही नहीं है या ब्लॉकेज है। अगर ब्लॉकेज है तो जैसा मैंने कल बताया था, टीसा पीसा करके टेस्टिस या एपिडिडाइमस में से डायरेक्ट स्पर्म्स निकालकर आईवीएफ इक्सी करते हैं। और अगर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं पर ब्लॉकेड है तो उसका एक ऑपरेशन भी होता है जिससे उस ब्लॉकेड को ओपन किया जा सकता है। और अगर बन ही नहीं रहे हैं स्पर्म्स तो फिर स्पर्म सीमन डोनर जो हैं वो लेते हैं, जो अननोन डोनर्स होते हैं। 65% ने परफेक्ट आंसरिंग करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेमिनल फ्लूइड के अंदर वो तीनों ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं, तीनों ग्लैंड्स के। कौन से हैं तीनों ग्लैंड्स? ये हैं बेटा। बार्थोलिन ग्लैंड फीमेल में होता है, यूट्रस फीमेल में होता है। कल हमने तीनों के नाम पढ़े थे। 70% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग भी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विकली एवरीवन। प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लीडिक सेल। लीडिक सेल को कौन कंट्रोल करता है बेटा? एलएच। एलएच आएगा तभी लीडिक सेल कंट्रोल होगा, तभी वो एंड्रोजन्स को प्रोड्यूस करेगा। एफएसएच नहीं करता, सिर्फ एलएच कंट्रोल करता है लीडिक सेल्स को, ओनली एलएच। 82% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है। चलिए आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं और अब हम पढ़ेंगे, नया पेज ले लो बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्लीज नेक्स्ट हेडिंग डालिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक ऐसा टॉपिक जिसे एमबीबीएस में तो पढ़ा ही है मैंने, उसमें तो मेल भी पढ़ा था, बट फिर भर भर के मेरे गायनी एंड ऑप्स पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ा 3 साल तक, और सालों से बस पेशेंट्स के जरिए पढ़ती ही आ रही हूं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा बिल्कुल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह यहां पर भी एक होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और बाकी सारे होंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्लीज फ्लो चार्ट बना लो, आप चाहो तो डबल पेज भी ले सकते हैं, डबल पेज भी ले सकते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बिल्कुल मेल की तरह कंपैरिजन करके आपको पढ़ाऊंगी। नाउ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर था टेस्टिस, यहां होगा ओवरी। प्राइमरी का मतलब ही ये होता है कि उसमें गैमीट बनेगा और सेक्स हार्मोन्स बनेंगे। सेम यहां पर भी होगा, यहीं पर फॉर्म होगा फीमेल गैमीट जिसे कहते हैं ओवम। और यहीं पर प्रोड्यूस होंगे फीमेल सेक्स हार्मोन्स। मेल्स की तरह बेटा ये भी स्टेरॉइडल होते हैं, हमने पढ़ा था।
ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की बात हो रही है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। मेन तो ईस्ट्रोजन है बेटा, जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और सेक्स डिजायर ये सब कंट्रोल करेगा, पर प्रोजेस्टेरॉन का भी रोल होता है। हम सीखेंगे सब, धीरे धीरे हम सीखेंगे। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के अंदर एक बार लिख लीजिए, फिर हम धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। अगेन कुछ एसेसरी डक्ट्स होंगी, एसेसरी डक्ट्स। बेटा आप सबने जरूर नाम सुना होगा, मैं तो धीरे धीरे सब पढ़ाऊंगी आपको। ओवरी, ओवरी के बाद आएगा फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, हम सीखेंगे। फिर यूट्रस में जाके प्रेगनेंसी होगी, यूट्रस के ही लोअर पार्ट को सर्विक्स कहते हैं, और उसके बाद वेजाइना होगी जिसके थ्रू डिलीवरी होगी। तो ये सारी हैं एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स। मेल्स की ही तरह यहां पर भी होगा एक्सटर्नल जेनिटीलिया, एक्सटर्नल जेनिटीलिया यानी वो पार्ट्स जो बॉडी में बाहर से ही दिखते हैं। बेटा यहां पर मॉन्स प्यूबिस, मैं बताऊंगी बेटा, प्यूबिक बोन जो होती है वहां पर एरिया होता है जहां पे स्किन है, हेयर है। देन क्लाइटोरिस होगा, मैं सिखाऊंगी सब, इरेक्टाइल टिश्यू यहीं पर है। फिर लेबिया होगा, मेजोरा, माइनोरा, हम सब सीखेंगे बेटा, धीरे धीरे हम सब सीखेंगे। और फिर हाइमन होता है, हाइमन। आप इसे एक ट्रिक से याद रख सकते हो अगर आपको हेल्प करे, बाकी हम डिटेल तो पढ़ेंगे ही बेटा। मैथ्स और केमिस्ट्री लेंदी है, मैथ्स केमिस्ट्री लेंदी है। अब आप ऐसा मत बोलना कि मैथ्स केमिस्ट्री और मेरी तो फिजिक्स भी लेंदी लगती है, तो मैम पी से क्या है ना। तो बेटा थोड़ी नकल के लिए अकल चाहिए, थोड़ा ट्रिक के लिए भी अपने को थोड़ी सी अकल तो होनी चाहिए, और वरना वैसे ही याद कर लेना, सिखा तो दूंगी, सब पढ़ा दूंगी, मैं सब पढ़ा दूंगी। तो मेल्स के अंदर भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन थे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर एक्सटर्नल जेनिटिलिया था, एसेसरी डक्ट्स थी और एसेसरी ग्लैंड्स थे, एसेसरी ग्लैंड्स। सेम यहां पर भी होगा। अब बेटा वैसे तो फीमेल्स के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होता है, वेस्टिब्युलर ग्लैंड्स होते हैं, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपके लेवल पर नहीं पढ़ाते हैं, तो मैं इसीलिए नहीं पढ़ा रही हूं आपको, ठीक है। मैं यहां पर सिर्फ एक ही नाम लिख रही हूं जो हमारे सिलेबस में है डिटेल में, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, यानी मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विक रीजन में था। सेम इसी तरह ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, सारा एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये सब भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है, यानी जो थाइस के बीच में एरिया होता है। लेकिन ब्रेस्ट यानी मैमरी ग्लैंड्स हम जानते हैं बेटा, ये थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होता है, इन थोरैसिक रीजन। कंपैरिजन कर रही हूं ताकि रिवीजन भी होता रहे और चीजें अच्छे से याद हो। अब बेटा ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब मिलजुल के काम करते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ओवरी में फीमेल गैमीट फॉर्म होगा, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा, यूट्रस में जाकर इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, पूरे 9 महीने 7 दिन जेस्टेशन पीरियड होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फिर सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू डिलीवरी होगी, बर्थ होगी, और जब बच्चा पैदा होगा न्यूबॉर्न, तो मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू उसका नरिशमेंट होगा। तो ये सब आपस में स्ट्रक्चरली भी कनेक्टेड है और फंक्शनली भी कनेक्टेड है, किसी भी एक के बिना रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो सकता है। दैट मीन्स दे ऑल इंटीग्रेट। एनसीईआरटी की लाइंस हैं बेटा, कितनी इजी लाइंस हैं। स्ट्रक्चरली
एंड फंक्शनली। ओनली स्ट्रक्चरली लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा, ओनली फंक्शनली लिख देंगे रॉन्ग हो जाएगा बेटा। टू सपोर्ट, सबसे पहले बेटा ओव्यूलेशन होगा, मैं सिखाऊंगी धीरे धीरे। ओवरी से सेकेंडरी oocyte आएगा, फैलोपियन ट्यूब में आएगा, वहीं पर स्पर्म आएगा, वहीं शादी होगी यानी फर्टिलाइजेशन होगा। तो ओवरी से होगा ओव्यूलेशन और फैलोपियन ट्यूब में जाकर होगा फर्टिलाइजेशन। फिर यूट्रस में होगी बेटा प्रेगनेंसी, फिर सर्विक्स और वेजाइना के थ्रू होगी डिलीवरी, पार्चुरेशन, और फाइनली मैमरी ग्लैंड्स के थ्रू मिल्क फीडिंग होगी यानी लैक्टेशन। कितना इजी है बेटा, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन है। कितना इजी है, हम समझ समझ के पढ़ेंगे, कुछ नहीं रटना। हो जाए तो डन 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 कर दो। आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं? अरहाम और नंदिनी, आप दोनों को मैं ब्लॉक करूंगी बेटा। एक दूसरे का जो टेलीग्राम आईडी मांग रहे हो तो फिर टेलीग्राम पे खूब गप्पे मारना, ठीक है? और प्रिंस और ईशु, इनकी जोड़ी भी तोड़ूंगी, इनको भी ब्लॉक करूंगी। फिर अपनी जोड़ी मेरे क्लास के बाहर बनाना। जोड़ी मेकर थोड़ी ना हूं मैं बेटा, डॉक्टर प्रोड्यूसर हूं मैं। अभी कराती हूं। नंदिनी और अरहाम लिख लेती हूं मैं नाम, नंदिनी और अरहाम। ये नंदिनी तो अच्छी स्टूडेंट थी, मुझे याद आ रहा है। ये कहां से पहुंच गई? और ईशु, और ईशु के साथ कौन था बेटा? प्रिंस, है ना? प्रिंस और ईशु। अभी इनकी किस्से कहानियां बंद करती हूं मैं मेरी क्लास में। सच्चा प्यार होगा तो बेटा मिल जाएंगे बाहर, ईश्वर मिलाएंगे। चल आओ डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ। नया पेज ले लो भाई, न्यू पेज ले लो। अब यहां से डायग्राम बनाकर यहां जाएंगे, ठीक है? ये मैं बना रही हूं यूट्रस। आओ चलो बनाओ मेरे साथ। ये मैंने बनाया यूट्रस। ये मैं बना रही हूं बेटा फैलोपियन ट्यूब। अब मैं बना रही हूं फैलोपियन ट्यूब। और ये मैंने बनाई ओवरी। मैंने एक साइड का बनाया, ऑफ कोर्स उस साइड भी होगी, ठीक है? ठीक है, चलो। ये है बेटा ओवरी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये जो फैलोपियन ट्यूब है ना, समझना होता क्या है बेटा, ओवरी से फीमेल गैमीट बाहर निकलता है। एक्चुअली फीमेल गैमीट पूरा नहीं बनता, सेकेंडरी oocyte तक बनता है। ये मैं आगे सिखाऊंगी। एनसीईआरटी ने अभी चेंज भी करा है, एक अपने जो गलत लिखा था वहां पर उसने करेक्शन भी करा है। तो बेटा ऐसा समझो, जैसे सपोज करो कि ये ओवरी है, ठीक है? ये फैलोपियन ट्यूब है। जैसे ही यहां से सेकेंडरी oocyte निकलता है, ओव्यूलेशन होता है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसमें उंगली जैसे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, ये उसे पकड़ लेते हैं, कैच कर लेते हैं और फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देते हैं। जो ल्यूमन है खाली जगह उसमें डाल देते हैं। इन्हें फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्बरी। और इस पूरे पार्ट को इनफंडीबुलम कहते हैं। इनफंडीबुलम क्योंकि कुप्पी आकार का होता है, फनल शेप का होता है। तो मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि ये जो बने हुए हैं ये है फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, फिम्बरी। यही बेटा कैच करेंगे सेकेंडरी oocyte को आफ्टर ओव्यूलेशन। और ये जो पूरा पार्ट है इसे कहते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम फनल शेप का है बेटा, कुप्पी आकार का है, इनफंडीबुलम। तो वो जो भी सेकेंडरी oocyte है वो फिम्बरी की हेल्प से इनफंडीबुलम के पास आ जाता है और उसके बाद वो यहां पहुंचेगा। इस पार्ट को कहते हैं एम्प्यूला।
एम्प्यूला सबसे चौड़ा पार्ट होता है, वाइडेस्ट। अभी हम थ्योरी अलग से लिख लेंगे। और उसके बाद वो यहां आएगा, इसे कहते हैं इस्थिमस। उसके बाद यूट्रस शुरू हो जाएगा बेटा, उसके बाद यूट्रस शुरू हो जाएगा। इस पूरे को मिलाकर हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है ये, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब होता है। और इसके 3 पार्ट्स हो गए, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। और उसके बाद यूट्रस आ जाएगा। बेटा होता क्या है, एनसीईआरटी की थ्योरी में ये लिखा है कि यहां एम्प्यूला के पास जब वेजाइना से होता हुआ स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन, शादी होती है, जाइगोट बनता है। पर एनसीईआरटी की समरी में लिखा है एम्प्यूला खत्म होता है और इस्थमस शुरू होता है, यानी एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन जहां है वहां शादी होती है। अगर दो में से कोई एक ऑप्शन होगा तो हम आंसर लगा देंगे, बट अगर दोनों दिया है तो एक्चुअली एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन इज द बेस्ट चॉइस जो समरी में दी है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूं कि हर चैप्टर में समरी को भी पढ़ा करो एनसीईआरटी की। अब बेटा हर ऑर्गन की दीवार भी तो होती है, हमने पढ़ा है ना, जैसे इंटेस्टीन है, स्टमक है, उसकी एक वॉल भी होगी और साथ में ल्यूमन है जहां खाना आ रहा है। सेम इसी तरीके से ब्लैडर था, जैसे यूरेटर, ब्लैडर, उनकी दीवार भी थी, मसल्स, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, और खाली जगह ल्यूमन था जहां यूरिन आ रही थी। सेम इसी तरह बेटा इस फैलोपियन ट्यूब की वॉल भी तो होगी, ये पूरी इसकी वॉल है। क्या आप लोगों को याद है कि इसकी वॉल जो थी बेटा वो कैसी एपिथेलियम थी, किसी को याद है? इसमें एपिथेलियम में सीलिया थे, सीलिया, क्योंकि जो सेकेंडरी oocyte है या जो ओवम बनेगा या फाइनली जाइगोट बनेगा, उससे एम्ब्रियो बनेगा, ये सब नॉन मोटाइल है, ये मूव नहीं कर सकते। तो वो जो सीलिया हैं वो एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में इन्हें आगे की तरफ, यूट्रस की तरफ धक्का देते हैं, सीलिएटेड। और कॉलमनार सीलिएटेड थी, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो। चलिए आइए अब हम इस बारे में जरा लिख लेते हैं। तो एक नेक्स्ट पेज पर अपन थ्योरी लिखते जाएंगे, नेक्स्ट पेज पे। तो हेडिंग लिखो बेटा फैलोपियन ट्यूब, क्विकली फैलोपियन ट्यूब। एवरीबडी यस। क्या टाइम हो रहा है, 1 मिनट रुकना बेटा। 1 सेकेंड, अभी तो बहुत टाइम है, तुम लोग ये छोड़ो छोड़ो करने लग जाते हो, मैं ही कंफ्यूज हो जाती हूँ। चलो, सो 10 से 12 सेंटीमीटर, बेटा इसे मिलीमीटर कर देंगे, रॉन्ग हो जाएगा। एक जोड़ी है बेटा, 1 पेयर, 2 है, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों तरफ है। अगर कोई पूछे ये कहां से कहां तक है, तो ओवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और यूट्रस को कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो एक्सटेंड्स फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ओवरी, ओवरी के आसपास है, वहीं से इनको सेकेंडरी oocyte को उठाना है और यूट्रस तक फाइनली ये जाइगोट एम्ब्रियो को लेकर जाएंगे। ओवरी टू यूट्रस है, 1 पेयर है, 10 से 12 सेंटीमीटर है। कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है, ये बात मैंने बताई भी थी और ये 2 टाइम्स नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई हुई भी है, याद आ रहा है? 2 टाइम्स कॉलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम। नाउ इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। सबसे पहले जो ओवरी के बिल्कुल पास में है, जिसमें फिम्बरी है, वो है कुप्पी आकार का, फनल शेप का इनफंडिबुलम। सो दिस इज फनल शेप्ड क्लोजर टू ओवरी, ये ओवरी के पास है बेटा, क्लोजर टू ओवरी। और इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसकी जो किनारे हैं, एजेस हैं, उसमें फिंगर लाइक, उंगली नुमा, उंगली जैसे फिंगर लाइक उभार है, प्रोजेक्शंस हैं, उन्हें फिम्बरी कहते हैं, फिम्बरी, फिम्बरी, फिम्बरी। एंड ये करते हैं कलेक्शन ऑफ ओवम, एक्चुअली ओवम नहीं है बेटा,
एक्चुअली तो सेकेंडरी oocyte है, ये आगे जाकर समझ आएगा आफ्टर ओव्यूलेशन। मैं पढ़ाऊंगी बेटा ये अपना ग्राफियन फॉलिकल बर्स्ट होता है ओवरी के अंदर, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं और ये रिलीज होता है। सो फनल शेप है, ओवरी के पास है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फिम्बरी कहते हैं और फिम्बरी ओवम को कलेक्ट करता है, फिम्बरी ओवम को कलेक्ट करता है। सेकेंड पार्ट है बेटा एम्प्यूला, ये इसका सबसे चौड़ा पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है और एनसीईआरटी की थ्योरी में ये लिखा हुआ है कि यही फर्टिलाइजेशन होता है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवम की शादी, मीटिंग, फ्यूजन, ये एनसीईआरटी की थ्योरी में दिया है बेटा, थ्योरी में। लेकिन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूलरी, यानी एम्प्यूला और इस्थमस जो नेक्स्ट पार्ट है वो जहां मिलते हैं उसका जंक्शन है, ये एनसीईआरटी की समरी में दिया है, ये एनसीईआरटी की समरी में दिया है और फर्स्ट चॉइस अगर दोनों ऑप्शन आएंगे बेटा तो यही होगा, दिस इज द बेस्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस। और लास्ट पार्ट है इस्थमस, बेटा लंबा पतला सा पार्ट है, यूट्रस में ओपन करेगा, यूट्रस में ओपन करेगा। सो दिस इज द लास्ट पार्ट, एकदम पतला सा ल्यूमन है इसका और ये फाइनली एम्ब्रियो को हम सीखेंगे यूट्रस में डाल देगा, दिस ओपन्स इनटू यूट्रस, ओपन्स इनटू यूट्रस, नैरो ल्यूमन। बेटा इसे वाइड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, इसे नैरो कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। हो जाए तो जरा डन कर दो मुझे, डन 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 डन, जल्दी से डन कर दीजिए, डन। हो गया आकांक्षा, दक्ष, मनीषा, चैट्स को देखना ही नहीं है बेटा, नवरत्न वेरी गुड। अब आओ बेटा हम यूट्रस के बारे में बात करते हैं, यूट्रस, यूट्रस जिसे हम बच्चादानी कहते हैं या कोख कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, ले मैन की लैंग्वेज में, वूम्ब, वूम्ब। अब बेटा पहले मेरी बात इस डायग्राम में ध्यान से सुनो, डायग्राम में ध्यान से सुनो। जैसे सपोज करो ये फैलोपियन ट्यूब की दीवार थी, तो ऐसे ही ये यूट्रस में ऐसे दीवार होगी, ये सबकी पूरी ही दीवार है ना बेटा, फैलोपियन ट्यूब की भी वॉल है, यूट्रस की भी वॉल है, सर्विक्स की भी वॉल है, वेजाइना की भी वॉल है। मेरी बात ध्यान से सुनना, यूट्रस एक होगा, एक एक सिंगल, नाशपाती है बेटा, उल्टी नाशपाती, अपन नाशपाती खाते हैं ना ऐसी, यूट्रस कैसा है ऐसा, सो उल्टी नाशपाती है बेटा। इसमें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है डोम शेप्ड, गुंबद आकार, इसे कहते हैं यूटेराइन फंडस, फंडस, इसे फंडस कहते हैं बेटा। फंडस वर्ड अब तो नहीं पढ़ाते, वरना जो हमारा पेट है ना, स्टमक, स्टमक, स्टमक में भी ये वाले पार्ट को फंडस कहते हैं, यहीं पर गैस अटकती है ज्यादातर। फिर ये है मेन यूटेराइन कैविटी, जहां पर पूरे 9 महीने तक प्रेगनेंसी ग्रो करती है। और ये जो लास्ट पार्ट है यूट्रस का ही, इसे कहते हैं सर्विक्स। तो यूट्रस के भी 3 पार्ट्स हो गए, एक फंडस हो गया, एक कैविटी हो गया और एक सर्विक्स हो गया। और ये जो सर्विक्स की कैविटी है ना बेटा, सर्विक्स की कैविटी, इसे कहते हैं सर्वाइकल कैनाल। मतलब पूरे हिस्से को तो सर्विक्स बोलेंगे और उसकी जो खाली जगह है उसे सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। और ये फिर अपनी वेजाइना है, वेजाइना और उसकी वेजाइनल कैनाल है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा, होता क्या है, यहां पर ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर्स मिलते हैं, स्फिंक्टर्स सर्विक्स के ऊपर नीचे। स्फिंक्टर मतलब सर्कुलर स्मूथ मसल्स हैं, खतरनाक स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं।
बॉडी के स्ट्रॉन्गेस्ट स्फिंक्टर्स होते हैं, इन्हें हम लोग सर्वाइकल ऑस कहते हैं। प्रेगनेंसी यहां पर होती है पूरा 9 महीने 7 दिन, यहां पर ग्रोथ होती है सारी। 2.5-3 किलो का फीटस है यहां पर, एंटी ग्रेविटी होल्ड करके रखना है कहीं गिर नहीं जाए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है और ये क्लोज्ड होता है। अगर ये समय से पहले, टाइम से पहले ऑस ओपन हो गया बेटा तो डिलीवरी हो जाती है समय से पहले, बच्चे को बचाना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। हम बात करेंगे धीरे धीरे आगे और बहुत सारी बातें बताऊंगी। जब डिलीवरी का टाइम आता है, पार्चुरेशन का टाइम आता है, तो ये सर्वाइकल ऑस की मसल्स लूज पड़ती हैं, या कई बार डायलेटर से हम लोग इसको डायलेट भी करते हैं अगर खुद से लूज नहीं हो रही है और पूरा टाइम हो गया है। तो बेटा प्रेगनेंसी यही रहती है, और जब डिलीवरी होनी है तो सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना से होता हुआ फिर डिलीवरी होती है। तो सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना की जो कैनाल है यानी वेजाइना, इसे बर्थ कैनाल बोलते हैं, बर्थ कैनाल। तो यूट्रस थ्रू सर्विक्स वेजाइना में ओपन करेगा। अब आपको मैं लिखवाती हूं इस बात को, अब लिखवाती हूं, चलिए। सो यूट्रस जो है ये सिंगल है, फैलोपियन ट्यूब टूथ है, वो ट्यूब था ये उल्टी नाशपाती है, इन्वर्टेड पियर है, और ये ओपन करेगा वेजाइना में थ्रू सर्विक्स, यानी यूट्रस, यूट्रस के ही नीचे वाले पार्ट को हम सर्विक्स कहेंगे, और फिर आएगी वेजाइना थ्रू सर्विक्स, थ्रू सर्विक्स। सो सिंगल है, इन्वर्टेड पियर है, वेजाइना में ओपन करेगा थ्रू सर्विक्स। नाउ यहीं पर मैं लिख देती हूं एक बार, यहां पे साइड में लिख देती हूं, अच्छा आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, सर्वाइकल कैनाल, नीचे भी लिख सकते हो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस वेजाइना इज इक्वल टू बर्थ कैनाल। यहीं से जन्म होगा, डिलीवरी होगी, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। अब बेटा एक बात समझना, मैंने आपसे कहा था ये सब पेल्विक रीजन में है, थाइस के बीच में, जब प्रेगनेंसी नहीं है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी जब है, कोई गर्ल है, लेडी है, नॉन प्रेग्नेंट है। जब प्रेगनेंसी होती है तो यूट्रस के अंदर जब फीटस ग्रो करना शुरू करता है तो यूट्रस का साइज इंक्रीज होना शुरू होता है। आपको आश्चर्य होगा बेटा यूट्रस यहां तक आ जाता है, आश्चर्य तो नहीं होगा, आपने प्रेगनेंसी में देखा ही है। तो वो यूट्रस है बेटा जो यहां तक आ गया, स्टमक तो और ऊपर कंप्रेस हो जाता है, लंग्स कंप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है प्रेगनेंसी के लेटर पार्ट्स में, लेटर मंथ्स में। स्टमक कंप्रेस होता है तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। ये सब 6, 7 मंथ, 8th मंथ, 9th मंथ में बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। सोने में दिक्कत होती है क्योंकि सांस ढंग से नहीं ली जाती है, 2-3 पिलोज लगाने पड़ते हैं। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स बिकॉज यूट्रस यहां तक आ गया है। हम यूट्रस पर ही तो पैल्पेट मतलब जो आप हथेली से करते हो एग्जामिनेशन, पैल्पेट करके चेक करते हैं कि कितने मंथ की प्रेगनेंसी है। जैसे जब अम्बलाइकस होता है हमारी नाभि, वहां तक जब यूट्रस आ जाए तो करीब 24 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो जाती है, 6 महीने की। 1 महीने में 4 हफ्ते होते हैं तो 24 हफ्ते मतलब 6 महीने की प्रेगनेंसी है। तो ऐसे करके 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है तो पेट पे दिखना शुरू हो जाता है, ऊपर आना, उसके पहले पेल्विक रीजन नहीं होती है, यानी बेटा यूट्रस यहां तक आ जाता है। अब अगर यूट्रस यहां तक आएगा तो चांस है बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट आ रहा है, तो प्रकृति ने क्या किया, चांसेस है कहीं यूट्रस टपक नहीं जाए, गिर नहीं जाए, समय से पहले डिलीवरी नहीं हो जाए, तो रस्सियां, टाइट रस्सियां, लिगामेंट से जो हमारी पेल्विक वॉल है, ये बॉडी की वॉल है, उससे उसे टाइटली अटैच करके रखा है। क्या जबरदस्त बात है देखिए। सो इट इज अटैच्ड टू पेल्विक वॉल्स बाय लिगामेंट्स। बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं ये, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स होते हैं ये, अटैच्ड रहता है ये पेल्विक वॉल से। आप उससे मत कंफ्यूज होना, लिगामेंट मतलब बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो ये तो हड्डी नहीं है, ये अलग लिगामेंट्स है, कनेक्टिव टिश्यू ही है स्ट्रॉन्ग। और बाहर से देखोगे तो इसके 3 पार्ट्स हैं बेटा, 3 पार्ट्स। पहला है यूटेराइन फंडस, जो डोम शेप का ऊपर वाला हिस्सा था। दूसरा है यूटेराइन कैविटी, जहां मेन सारी प्रेगनेंसी ग्रो करेगी। और लोअर पार्ट है तीसरा सर्विक्स।
ये जो फंडस है ये डोम शेप वाला था, फिर पूरी कैविटी थी और फिर सर्विक्स था। सर्विक्स को हम लिख सकते हैं कि लोअर और थोड़ा पतला हो गया है, नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, लोअर नैरो पार्ट ऑफ यूट्रस, नीचे वाला हिस्सा है। यही वजाइना के साथ मिलके बर्थ कैनाल बनाता है। हो जाए तो जरा डन कर दो मुझे। डायफ्राम नहीं बेटा, वो तो ऊपर ही पुश हो जाएगा ना, सब कुछ नेचर ने बनाया है, वरना इतना 2.5-3 किलो का और कभी कभी तो 4-4.5 किलो के गोलू मोलू बच्चे भी होते हैं, तो फिर वो कैसे यूट्रस होल्ड कर पाएगा। चलिए अब वेजाइना के बारे में हम इसी डायग्राम में लिख लेते हैं बेटा। वेजाइना के बारे में 1-2 पॉइंट्स हम यही लिख लेते हैं इसी डायग्राम में। वेजाइना कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है, जैसे पेनिस कॉप्यूलेटरी ऑर्गन है मेल्स के अंदर, यानी सेक्सुअल कॉइटस जिस ऑर्गन के थ्रू होगा, पेनिस इन मेल्स एंड वेजाइना इन फीमेल्स, और ये फॉर्म करेगी बर्थ कैनाल, इसी के थ्रू डिलीवरी होगी, फॉर्म्स बर्थ कैनाल अलोंग विथ सर्वाइकल कैनाल, मतलब सर्विक्स की कैनाल और वेजाइना उन दोनों के थ्रू डिलीवरी होगी, उन दोनों के थ्रू। सो फॉर्म्स बर्थ कैनाल अलोंग विथ सर्वाइकल कैनाल, जो मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूं। आपको याद है बेटा वेजाइना के अंदर नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम थी, क्योंकि बाहर की एरिया है, यहां पर इंफेक्शन वगैरह के चांस थे। चलिए अब ये तो हमने यूट्रस के 3 पार्ट्स, फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स और वेजाइना बर्थ कैनाल की बात की। अब बेटा यूट्रस की जो दीवार है, वॉल, उसमें 3 लेयर्स होती हैं, ध्यान से सुनना। सबसे बाहर एक पतली सी लेयर होती है, पतली सी, आपके यहां जगह हो तो यहां लिख लो, यहां जगह है तो यहां लिख लो। इसे कहते हैं पेरीमेटेरियम। पेरीमेटेरियम, मेटेरियम वर्ड यूट्रस के लिए यूज करते हैं। एकदम पतली सी थिन सी मेम्ब्रेनस सी वॉल होती है पेरी, चारों तरफ यूट्रस के। फिर एक मोटी सी मसल की लेयर आती है बेटा, ये स्मूथ मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। यही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डिलीवरी होगी। अगर ये मसल टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी। बच्चा इमैच्योर है तभी डिलीवरी हो जाएगी बेटा। अगर आपने सुना हो, मैंने पढ़ाया है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन याद है, बर्थ हार्मोन, डिलीवरी के टाइम ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ब्लड में डाला जाता है, यूट्रस पे आता है और इसी मसल की लेयर में कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है। मसल के लिए मायो वर्ड यूज करते हैं, तो इसे कहते हैं मायोमेट्रियम। थिक लेयर है बेटा, जबरदस्त थिक लेयर है, स्मूथ मसल्स की लेयर है, डिलीवरी में हेल्प करती है। और सबसे अंदर होती है, अंदर मतलब एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बेटा, एंडोमेट्रियम बड़ा ध्यान से सुनना, कल पढ़ाया था, इसी के अंदर ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो इंप्लांट करता है, तो ये भी थिक होनी चाहिए। बड़ा ध्यान से सुनना, आगे सिखाऊंगी धीरे धीरे। एक्चुअली बेटा हर महीने हमारी बॉडी इस एंडोमेट्रियम को थिक करती है। अगर प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, तो वो यहां आके धस जाता है, इंप्लांट हो जाता है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ, मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ, या स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, या एम्ब्रियो नहीं बना, या इंप्लांट नहीं करा, तो अब इसे मोटा रखने का कोई फायदा नहीं है। ये झड़ती है, ये रोती है, ये दुखी होती है, झड़ती है, यही तो पीरियड्स आना होता है। एंडोमेट्रियम साइक्लिकली हर महीने शेड ऑफ होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है। इसीलिए अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो पीरियड्स नहीं आएंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम रोएगी नहीं, झड़ेगी नहीं, वो तो खुश है, वो मोटी रहेगी। और तभी तो हम सुनते हैं कि लेडी का पीरियड अगर मिस हुआ है तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है। आ रहा है समझ में मेंस्ट्रुएशन? तो चलिए आइए अब हम लिखते हैं कि इस यूट्रस के अंदर जो 3 लेयर्स हैं वो कौन सी हैं। चलिए, इसकी वॉल में जो 3 लेयर्स हैं, इसकी जो दीवार है बेटा, उसमें 3 लेयर्स हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। इनके बारे में हम और बातें करेंगे बेटा धीरे धीरे धीरे। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर की लेयर है, यानी एक्सटर्नल, पतली सी है, मेम्ब्रेनस है।
थिन मेम्ब्रेनस। बेटा ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर एनसीईआरटी ध्यान से नहीं पढ़ोगे। थिन, उन्हें लगता है ये तो बाहर है, रक्षा करनी है तो थिक होनी चाहिए। नहीं बेटा, थिन है ये। फिर है मायोमेट्रियम, मसल्स की लेयर है बेटा। डिलीवरी के टाइम यही लेबर पेन्स जिसे बोलते हैं ना, लेबर पेन्स, दर्द हो रहे हैं वो यही है, दर्द आ रहे हैं, यही मसल ही कॉन्ट्रैक्ट करती है बेटा इसकी, तभी डिलीवरी पॉसिबल है। हम सीखेंगे धीरे धीरे, सब बताऊंगी। स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं है, थिक है, मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है। और इसी के अंदर होते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी बोलो, पार्चुरेशन बोलो, चाइल्ड बर्थ बोलो, इसी पर ऑक्सीटोसिन आकर काम करेगा। हम सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे धीरे 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 धीरे, आराम आराम से। आज तो बस एक ओवरव्यू देख रहे हैं हम। नाउ एंडोमेट्रियम, ये अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर की। इसके बाद तो बेटा कैविटी शुरू हो जाएगी। क्या मैं कह सकती हूं ये पेरीमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये पूरी मायोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है। इसके बाद तो कैविटी शुरू हो जाएगी बेटा। सो इट लाइन्स यूटराइन कैविटी, है ना, कितना आसान। इट लाइन्स यूटराइन कैविटी। बेटा यहीं पर आकर प्रेगनेंसी इंप्लांट होगी। इसको खाना पीना भी देना पड़ेगा, इसमें ग्लैंड्स मिलने चाहिए, इसमें ग्लैंड्स होने चाहिए बेटा। यहीं तो प्रेगनेंसी आएगी, इंप्लांटेशन होगा, यहीं तो होगा, यहीं पर होगा इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इंप्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट जो कल बताया था वो यही होगा बेटा। इसीलिए इस पे खाना पीना भी होना चाहिए। कुछ मुश्किल नहीं है अगर हम समझते जा रहे हैं। प्रेगनेंसी में तो मोटी रहेगी बेटा, बट अदरवाइज झड़ती है। तो इसी के अंदर हर महीने साइकिलिक चेंजेस, हर साइकिल में चेंजेस आएंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब होगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाऊंगी तो आपको डिटेल में बताऊंगी। ईस्ट्रोजन हार्मोन इसे मोटा करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इसको सिक्रीटरी बनाएगा। हम सब पढ़ेंगे बेटा, बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। जल्दी से नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। हो गया, डन कर दो अगर हो गया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने फैलोपियन ट्यूब की बात कर ली, यूट्रस की बात कर ली, वजाइना की बात कर ली, सर्विक्स की बात कर ली। अब हम ओवरी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। बेटा ओवरी जो होती है ना, वो भी लिगामेंट्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, यूट्रस से भी कनेक्टेड होती है और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड होती है। जैसे हम ऐसे खड़े हैं, ये पेल्विक वॉल है, इधर बीच में यूट्रस है, यहां कहीं ओवरी है, हवा में थोड़ी लटकी रहती है, यूट्रस से भी कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है। ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, मेन सेक्स ऑर्गन हमारा। चलो आओ, हल्की सी थोड़ी सी बात हम करेंगे ओवरी की। ओवरी, चलिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी यहीं पर हमारा गैमीट बनेगा फीमेल्स का, और यहीं फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स बनेंगे। बेटा ये 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी है। टेस्टिस था 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, यानी 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा था और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा था। ये है 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4, 2, 2 का डबल 4। एक जोड़ी है ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। बेटा हमारा जो लोअर एब्डोमेन है यानी पेल्विक एरिया है, वहां पर यूट्रस के दोनों तरफ है, दोनों तरफ, एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी, एक राइट ओवरी एक लेफ्ट ओवरी। यूट्रस से भी कनेक्टेड है बेटा और पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है। यूट्रस से भी कनेक्टेड है, पेल्विक वॉल से भी कनेक्टेड है, और यूट्रस भी पेल्विक वॉल से कनेक्टेड होता है।
ये सब थिक कनेक्टिव टिश्यू होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे लिगामेंट्स कहते हैं, लिगामेंट्स। ओनली यूट्रस लिख देंगे या ओनली पेल्विक वॉल तो रॉन्ग हो जाएगा। नाउ लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, अभी समझाती हूं बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। अब आपका फुल कंसंट्रेशन चाहिए, एक बड़ी मजेदार बात आपको बताने वाली हूं बेटा। अभी अभी जब हमने टेस्टिस के अंदर जर्मिनल एपिथेलियम की बात की थी, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था और उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम थी, जिसमें सर्टोली सेल था और प्राइमरी जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया था। पर ओवरी में कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। ओवरी में अगर ये ओवरी है मान लीजिए, तो यहां बाहर की तरफ है ऊगोनिया या प्राइमरी जर्म सेल जिनसे ओवम बनेगा। टेस्टिस में टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर जर्मिनल एपिथेलियम थी। यहां ओवरी के चारों तरफ होती है, इसीलिए लिखा है लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम, लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम। वही बेटा, ये भी सिंपल यानी सिंगल लेयर्ड है, क्यूबॉइडल यानी क्यूब लाइक सेल्स हैं, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। इन्हें भी वही प्राइमरी जर्म सेल या वहां स्पर्मेटोगोनिया कहा था, या ऊगोनिया कहेंगे, और ये भी डिप्लॉइड होंगे। हमारे बॉडी का हर सेल डिप्लॉइड है, तो ये सब डिप्लॉइड है, सब डिप्लॉइड है। सो दे आर लाइंड बाय जर्मिनल एपिथेलियम विच एनक्लोज स्ट्रोमा। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है समझना। एक्चुअली ये तो चारों तरफ एपिथेलियम है, और बाकी ये जितना भी एरिया है बेटा, इसे स्ट्रोमा कहते हैं, स्ट्रोमा। तो ये है जर्मिनल एपिथेलियम जहां पर ऊगोनिया है। इसी से बेटा मैं सिखाऊंगी प्राइमरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, फिर ओवम बनेगा, और अंदर सारी जो भी कुछ है वो स्ट्रोमा है। सो इट इज एनक्लोजिंग द स्ट्रोमा। अब बेटा ध्यान से सुनो, ये स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं, स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं, स्ट्रोमा के टू पार्ट्स हैं, स्ट्रोमा के टू पार्ट्स हैं। बेटा हमेशा हम अंदर वाले पार्ट को मेड्यूला कहते हैं और बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। जैसे किडनी के अंदर भी रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला था, वो पिरामिड्स के फॉर्म में। एड्रीनल ग्लैंड के अंदर भी कॉर्टेक्स और मेड्यूला था। ऐसे ही बेटा ओवरी के अंदर भी जो स्ट्रोमा है उसमें कॉर्टेक्स और मेड्यूला ऐसे दो पार्ट्स होते हैं। स्ट्रोमा के दो पार्ट्स हैं बेटा, यानी एक तो इसके पास जर्मिनल एपिथेलियम है बाहर, दूसरा स्ट्रोमा है, और स्ट्रोमा में भी जो बाहर का पार्ट है पेरीफेरल वो कॉर्टेक्स है, और जो सेंटर का पार्ट है वो मेड्यूला है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा। बेटा ये जो अंदर का पार्ट है ना, यहां पे तो ब्लड सप्लाई आएगी, यानी ओवरी के लिए जो आर्टरीज आएंगी, वेन्स आएंगी, नर्व सप्लाई आएगी, वो सब सेंटर में आती है। और मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगी कि यहां पर फॉलिकल्स बनते हैं बेटा, फॉलिकल्स। फॉलिकल्स क्या होते हैं हम धीरे धीरे सीखेंगे। मैंने क्या कहा मैं फिर बताती हूं, सुनो। ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, हमें पता है, एक जोड़ी है, हमें पता है, लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ है, हमें पता है, यूट्रस और पेल्विक वॉल से कनेक्टेड है लिगामेंट से, हमें पता है। ओवरी के चारों तरफ जर्मिनल एपिथेलियम है जो ऊगोनिया है, 2n है, सिंपल क्यूबॉइडल है, हम जानते हैं मेल्स की तरह, और अंदर जो भी है वो स्ट्रोमा है। उसका सेंट्रल पार्ट मेड्यूला होगा जिसमें ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई आएगी, और बाहर वाला पार्ट कॉर्टेक्स है जहां सारे फॉलिकल डेवलप करेंगे। आप ऐसा समझ लो oogenesis भी यही होगा बेटा, मैं सिखाऊंगी धीरे धीरे। सो दिस कंटेन्स, इसमें तो बेटा ओवरी की आर्टरी, वेन, नर्व सप्लाई वो सब आएगा, चाहिए ना इनको भी तो सब, लिम्फ सप्लाई, ब्लड सप्लाई, नर्व्स एक्सेट्रा। और यहां पर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, अगर कभी नाम सुना हो बेटा, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, वो सब इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही डेवलप होता है बेटा। मैं सब सिखाऊंगी, मैं सब सिखाऊंगी आपको, सब सिखाऊंगी। हो जाए तो डन लिख दो। और निर्मल्या बेटा रोज छुट्टी छुट्टी मत करा करो यार, नर्सरी एलकेजी के बच्चे भी इतनी एक ही बात रिपीट नहीं करते हैं।
कैसे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे फिर डॉक्टर बनोगे बताओ? बनोगे, सब बनोगे, बट एक बात कह रही हूं, रितेश कह रहा है मैम क्वेश्चन करवाइए। हाँ तो क्वेश्चन करवाऊंगी बेटा, थ्योरी तो पढ़ाऊं फिर ही तो क्वेश्चन कराऊंगी। चलो देखिए, आपकी एनसीईआरटी का एक एक शब्द मैंने आपको लिखवा दिया है, एक एक शब्द। ये अभी पूरा नहीं पढ़ाया, ये अभी पूरा नहीं पढ़ाया बेटा, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये डायग्राम पूरा बता दिया है, अभी समझाती हूं, रुको। ये भी बता दिया है, ये डायग्राम नहीं बताया मैंने बेटा, मैं इसको लिख देती हूं नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास। आप तो ये वाला डायग्राम देखो एक बार, देखिए बेटा, ये वेजाइना है, ये सर्विक्स है पूरा लोअर पार्ट, ये उसकी कैनाल है, सर्वाइकल कैनाल। सबसे अंदर एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और साइड में पेरीमेट्रियम है। ये फंडस है ऊपर, ये पूरी कैविटी है, ये सर्विक्स है, ये ओवरी है, यहां भी लिगामेंट से जुड़ी है, उधर भी लिगामेंट से जुड़ी है। ये फिम्बरी है बेटा, ये फिम्बरी है, और ये पूरा पार्ट इनफंडिबुलम है, ये एम्पुला है, ये इस्थमस है, टोटल मिलाकर फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाए तो बताऊंगी आपको, सिखाऊंगी क्या करते हैं। ये लो जी, आ जाओ, थोड़े से क्वेश्चंस कर लो, फिर छुट्टी आपकी, थोड़े से क्वेश्चन कर लो। नीट 2024 का क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको आज की क्लास से। अभी 24 में क्वेश्चन आया है, कितना इजी क्वेश्चन है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इनफंडिबुलम है, एम्पुला है, इस्थमस है। बेटा नाम में ही लिखा है यूटेराइन फंडस, तो ये तो यूट्रस का पार्ट होगा ना। 90% ने करेक्ट करा है, वेल डन, वेल डन। ये लो, बहुत शानदार क्वेश्चन बनाया था बेटा, एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया, ये कहीं नहीं दिया, पर इन्होंने फ्लो चार्ट बनाकर पूछ लिया। एनसीईआरटी में फ्लो चार्ट नहीं बना, मैं सालों से फ्लो चार्ट बनवाती हूं, मेरे नादान परिंदों के लिए बहुत इजी था। करो ट्राई, करो ट्राई बेटा। जिसको जाना है जाओ बेटा, छुट्टी छुट्टी मेरे को मत बोला करो, बिल्कुल जाओ, खुश होना चाहिए यार, इतना मजेदार पढ़ने को मिल रहा है। देखो LH जो है वो लीडिक सेल्स पर या इंटरस्टिशियल सेल्स पर काम करता है, फिर वो एंड्रोजन बना के स्पर्मेटिड्स तक बनवाते हैं। कितना प्यारा एग्जामिनर होंगे जिन्होंने बनाया, देखो स्पर्मेटिड लिखा है, स्पर्मियोजेनेसिस आगे नहीं लिखा, जबकि एनसीईआरटी में ये कहीं नहीं है बेटा, ये फ्लो चार्ट एनसीईआरटी में कहीं नहीं है, दिस फ्लो चार्ट। और यहां पर FSH होगा, वो सर्टोली सेल्स पर काम करेगा और उससे सर्टेन फैक्टर्स निकलेंगे, वो स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में यानी स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे। तो A है बेटा FSH, B है लीडिक सेल, C सर्टोली सेल और D स्पर्मियोजेनेसिस। प्यारा क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे तो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते थे। 65% ने करेक्ट करा है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 2023 का, 2023 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। वासा डिफरेंस को एक डक्ट मिलेगी सेमिनल वसाइकल से, तो बनेगी इजैकुलेटरी डक्ट और वो ओपन होगी इनटू यूरेथ्रा एज इजैकुलेटरी डक्ट। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और सर्विक्स की कैविटी यानी सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और अलोंग विथ वजाइना वो बनाती है बर्थ कैनाल, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठा लिया, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उठा लिया और क्वेश्चन बना दिया। 75% ने करेक्ट करा है, वेल डन, वेल डन, वेल डन, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेयर ऑफ यूट्रस जिसमें चाइल्ड बर्थ के टाइम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे। बेटा कॉन्ट्रैक्शन तो मसल्स में ही होता है, तो मायोमेट्रियम में ही ये कहानी होगी। इट इज सो इजी टू रिमेंबर। सो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा मायोमेट्रियम। 96% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया है बेटा। 5-6 क्वेश्चंस हैं, कर लो, फिर इम्यूनिटी बूस्टर दे दूंगी अगर क्वेश्चन करोगे, नहीं तो नहीं दूंगी, बताओ, ब्लैकमेल कर रही हूं।
बार बार झड़ती है, बार बार बनती है, बार बार झड़ती है, बार बार बनती है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस, हर महीने रोती है फिर खड़ी होती है। इससे ज्यादा रेजिलियंस किसी में नहीं मिलेगा। मोस्ट रेजिलियंट है ये बेटा, मोस्ट रेजिलियंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हर महीने झड़ती है और हर महीने उठ खड़ी होती है। करेक्ट सीक्वेंस बताना है। सबसे पहले गैमीट बनेंगे, गैमीट, फिर सीधे फर्टिलाइजेशन थोड़ी होगा बेटा। पहले तो इंसेमिनेशन होगा, सीमन डिपॉजिट होगा वेजाइना में, तब जाकर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, फिर सीधे डिलीवरी थोड़ी होगी। पहले जेस्टेशन पीरियड आएगा, फिर जाके चाइल्ड बर्थ होगा। सो दिस इज द बेस्ट चॉइस। 62% ने सही आंसरिंग की है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, वो छोटे बच्चों को नहीं बोलते हैं थोड़ा और खा लो, थोड़ा पढ़ाई करो। 90% की मुझे 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 पता है क्या मिला था यूकेजी में। अब अच्छी बात तो नहीं है ऐसे लालच, पर ठीक है, शायद कभी ठीक भी होता है। टमाटर वाला कटर आया था। कटर होता है ना, कटर मतलब वो शार्पनर, पेंसिल शार्प करते हैं जिससे। तो टमाटर वाला कटर मतलब ऐसे टोमेटो था, ऐसे बीच से ऐसे उसको टमाटर दिखता था बाहर से, फिर ऐसे उसको खोलो तो फिर वो शार्पनर था। तो आज के जमाने में तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है वो, हमारे लिए वो भी बहुत बड़ी बात होती थी, जितने भी थोड़े से रुपए का जो भी आता था वो। तो वो मुझे बोला गया था कि 95% के ऊपर आएगा फाइनल एग्जाम पे तो टमाटर वाला शार्पनर मिलेगा। आज मुझे समझ आता है कितना बेवकूफ बनाया मुझे पढ़ाने के लिए। नहीं नहीं, जस्ट किडिंग, जीवन बनाए उसी से। तो चलिए 1 2 3 1 2 3, तो टमाटर वाला कटर मिला था आपकी गुरु माँ को 95% के ऊपर आने पे। सच्ची में 68% ने सही आंसरिंग दी है। अरे बड़ा क्यूट टमाटर वाला कटर होता था, और वो बंदूक वाला कटर होता था, ऐसे बंदूक जैसी दिखती थी, गन जैसा, फिर उसको खोलो, वो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। सिंपल कटर ले लेते थे हम लोग तो, वो सिंपल सा जो आता है। रबर आने लग गई थी, फिर पहली बार मेरे टाइम वो पेंसिल आई थी, ऐसी लंबी पतली पेंसिल, उसके पीछे कुछ वो ऐसा वो बन वन बना रहता था, डॉल बनी रहती थी, बहुत बड़ी बात होती थी वो होना भी, मतलब बहुत अमीर है अपन। सेमिनिफेरस टिब्यूल में नरिशमेंट कौन देता है, जर्म सेल्स को या स्पर्म्स को? मम्मी देती है, सर्टोली सेल्स। 85% ने सही आंसर किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एमबीबीएस में सिलेक्ट होने पे कुछ नहीं मिला था। वो ही एक हुआ था। हाँ, शाकालाका बूम बूम पेंसिल्स बोलते थे। शाकालाका बूम बूम हमारे टाइम आता था जब मैं छोटी थी। एंड्रोजन्स कौन बनाते हैं बेटा? एंड्रोजन लीडिक सेल्स बनाते हैं, और मम्मी सर्टोली सेल है। ये बात बड़ा ध्यान रखना है हमें। 75% ने ऑलमोस्ट करेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन करो। शाकालाका बूम बूम, शाकालाका बूम बूम है ना, और बड़े हिट हुए थे उसके कैरेक्टर्स। मैंने ज्यादा नहीं देखा वो, नहीं, मैं वो बहुत देखती थी। डक टेल्स आता था संडे को, दूरदर्शन ही होता था। डिश टीवी आया था, मतलब जी टीवी सबसे पहले आया था चैनल। कौन सी क्लास में थी मैं तब हमारे यहाँ केबल लेकिन लगा नहीं था। मेरे तो बहुत बाद में, जब मैं मेडिकल कॉलेज में आ गई थी तब केबल कनेक्शन लिया था। तब तक बस दूरदर्शन ही देखा था। ए सेमिनल वसाइकल है, बी बल्बो यूरेथ्रल है, सी प्रोस्टेट है। तो बेटा ये 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, और ये 1 होता है। तो ए और बी पेयर में होते हैं, ए और बी पेयर में होते हैं, सी सिंगल होता है। 65% ने एकदम सही आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डकटेल्स देखते थे, कॉमिक्स में वो चाचा चौधरी मेरे को बहुत पसंद थे, साबू और चाचा चौधरी, बिल्लू और पिंकी, वो बहुत पढ़ती थी मैं। मेरे हस्बैंड नागराज पढ़ते थे, कॉमिक्स की दुकान लगाते थे हम लोग, बहुत सारी कॉमिक्स थी छोटे थे जब। तो वो दुकान कैसे लगाते थे, छाता लेते थे, छाते को उल्टा कर देते थे, और फिर उसको वो जमा के और उसमें कॉमिक्स वगैरह जमाते थे। तो ऐसे 50 पैसे 25 पैसे में बच्चे आप कॉमिक्स लेके जाते थे, किराए पे कॉमिक्स देते थे। जिसके पास दूसरी कॉमिक्स होती थी वो हमको देता था, बार्टर सिस्टम भी करते थे।
सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज मिलता है, इट इज द ओनली फ्लूइड जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है। 90% ने एकदम करेक्ट आंसरिंग की है, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट बताना है यानी फॉल्स बताना है। ओवरी फीमेल गैमीट बनाएगी, सत्य वचन है। स्टेरॉइड हार्मोन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बनाएगी, सत्य वचन है। स्ट्रोमा में पेरिफेरल कॉर्टेक्स होता है बेटा, उल्टा लिखा है, ये उल्टा लिखा है, ये इनर है और ये पेरिफेरल है। और ट्यूब जो ओवम को यूट्रस, एक्चुअली ओवम को नहीं करता बेटा। अगर नीट में ये क्वेश्चन आया आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि जाइगोट और जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। बट अभी के लिए एक मोटी मोटी बात करें तो ठीक है, सी तो पूरा ही रॉन्ग है बेटा। अगर मैं सी करेक्ट कर दूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसे करेक्ट कर दूं तो फिर ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ये रहा आपका इम्यूनिटी बूस्टर। और थैंक यू, आपने मुझे 1 मिनट ज्यादा दिया है। अभी 3:01 हो रहे हैं, 3:01। आपको कुछ बताना था मुझे बेटा, आपका जो केबीसी है कौन बनेगा चैंपियन, उसका लीडर बोर्ड आउट हो चुका है। जी हां, कौन बनेगा चैंपियन कॉन्टेस्ट की अगर हम बात करें, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं ताकि आप भी इसको करें। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि आपने जो लाइव क्लास या अगर आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हो तो कितनी देर तक टोटल ड्यूरेशन लेक्चर वॉच करा है, डीपीपीस कितनी सॉल्व करी हैं, और जो आपके टेस्ट होते हैं वो कितने अटेम्प्ट करे हैं, उसके बेसिस पर बेटा एक चैंपियन निकाला गया है। ये इसीलिए है ताकि आप पढ़ाई करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट हो जाए, और ज्यादा मोटिवेट हो जाए। तो ये बेटा जो इस समय का कौन बनेगा चैंपियन था, केबीसी था, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। आप अपने बैच में जाओ, रिसोर्सेज में जाओ, वहां पे जो टॉप स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप करा है उनके नाम आपको दिख जाएंगे। इस तरीके से देखो, बैच का डिस्क्रिप्शन होता है, सब्जेक्ट होते हैं, रिसोर्सेज में जाओगे, कौन बनेगा चैंपियन में जाओगे, और वहां पर आप इसको जब डाउनलोड करोगे तो आपको सारे स्टूडेंट्स के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने आपके बैच में इस समय के दौरान टॉप करा है, सबसे ज्यादा सीरियसली पढ़ाई करी है। और बेटा आपको और मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मनी 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 मनी, फ्री आईफोन, फ्री लैपटॉप, ये सब गिफ्ट्स भी मिलेंगे अगर आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर कर केबीसी में टॉप करेंगे। तो ये एक इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी और डबल मोटिवेट करने के लिए। संडे को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं बेटा, बायोमोलिक्यूल्स का समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, उसको मत भूलना, और मंडे ट्यूसडे को पॉडकास्ट। चलो एक बार लीडर बोर्ड दिखा देती हूं। आज बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करे हैं तो लीडर बोर्ड देखने की बनती है। आपको मैंने वीडियो कॉल का वादा किया था, वो वादा भी मैंने पूरा नहीं किया है, पर वादा तोड़ा नहीं है, थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। ओ वाओ पलक, वेल डन बेटा, 20 आउट ऑफ 20। कविराज, हितेश, हैदर, सरफराज, अदिति, अनाम 19 आउट ऑफ 20, एंड हरे कृष्णा, आकांक्षा एंड फूल बाबू 18 आउट ऑफ 20। वेल डन, वेल डन। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक, लेकिन आप एमसीडी लिस्ट मुझे भेजते रहिए, मॉर्निंग डोज देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और केबीसी चैंपियंस बनते रहिए। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।